ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 हमारा है रेलिवेंट कॉस्टिंग। क्योंकि हम लोग F2 पढ़ रहे हैं। F2 हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैंने शुरू में बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हेड पार्ट है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का हेड पार्ट है। तो अब हम लोग आगे चल के कुछ ऐसे डिसीजन करने लगे हैं जो डिसीजन फ्यूचर से रिलेटेड हैं। तो फ्यूचर से रिलेटेड हर पिछली कॉस्ट हमारी रिलेटेड नहीं होती, या फिर हर कॉस्ट ऐसी नहीं होती जिसको हम फ्यूचर में लेके जाते हैं। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर किया जाता है और जो हमसे रिलेटेड नहीं होती, हमारे डिसीजन से रिलेटेड नहीं होती। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे रेलिवेंट कॉस्टिंग फॉर मटेरियल, रेलिवेंट कॉस्टिंग फॉर लेबर, रेलिवेंट कॉस्टिंग फॉर ओवरहेड्स। तीनों के लिए हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग देखनी है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे मेथड्स देखेंगे कि किस मेथड से हमारी कॉस्टिंग होगी। और इस चैप्टर के लिए मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर के अंदर जो टेबल दिए हुए, टेबल मतलब जो पैटर्न दिया हुआ है कि किस कॉस्ट को आपने किस तरह ट्रीट करना है, लेबर मटेरियल और ओवरहेड के लिए, लेबर मटेरियल और ओवरहेड्स के लिए, वो टेबल आपको जब तक याद नहीं होंगे, वो टेबल आपको जुबानी बनाने नहीं आते होंगे, तब तक आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपको वो टेबल आने चाहिए कि किस तरह से, जैसे कहीं पे यस, किसी कॉस्ट को रेलिवेंट यस करना है, किसी को नो करना है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्ट मिक्स करके आएगी। और वो मिक्स कॉस्ट में से आपने उठाना होगा कि कौन सी हमारे लिए है। और ये इंपॉर्टेंट है फॉर F2 एग्जाम। ये F2 के एग्जाम के अंदर पेपर के लिए क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। और अब जो चैप्टर हम आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि पुराने चैप्टर जो थे उनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी MA1 में या MA2 में टेस्ट हो चुकी होती हैं। बट F2 की जो चीजें हैं वो अब स्टार्ट हो रही हैं और इन पे ज्यादा ग्रिप पक्की रखनी है, इन पे अच्छे से फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग वो वाली कॉस्टिंग होती है जो बेसिकली हमारे, जिसके अंदर वैसे तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक एक ही याद रखते हैं कि वो वाली कॉज जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी कि जिस कॉस्ट से हमारा डिसीजन चेंज हो रहा हो, डिसीजन पे इम्पैक्ट आ रहा हो, दैट कॉस्ट इज रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ना है, रेलिवेंट कॉस्ट फॉर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के लिए भी कुछ कॉस्ट रेलिवेंट होती है, वो कौन सी होगी वो हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। रेलिवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने तीन करेक्टरिस्टिक्स ऊपर लिखी है, यहाँ पे नीचे तीन ही गिवन है। तो रेलिवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर आप ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हो कि आपके पास चॉइसेस होती हैं, टू आर मोर अल्टरनेटिव्स की। टू और मोर अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि आप ए ऑप्शन को चूज करो या बी ऑप्शन को चूज करो, ए का अल्टरनेटिव बी है। जैसे अगर अल्टरनेटिव की बात है तो एक लेमैन की लैंग्वेज में, एक नॉर्मल पर्सन की लैंग्वेज में मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास टी और कॉफी एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। हम ये नहीं लेते तो ये ले लेते हैं, ये नहीं लेते तो ये ले लेते हैं। तो हमें डिसीजन लेना है, दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव में से हमारी डिसीजन मेकिंग हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। डिसीजन हमने इस तरह से लेना है कि हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। आप F1 भी पढ़ेंगे, आप ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ACCA के अंदर, एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी। कॉमन नजर ये आएगी कि आपने यहाँ पे जो भी बिजनेस का डिसीजन लेना है वो किस किस तरह से लेना है, वो आपने लेना है टूवर्ड्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर यानी कि जो ओनर्स ऑफ द कंपनी है उनकी वैल्यू आपने बढ़ानी।
तो रेलिवेंट कॉस्ट हमारे पास वो कॉस्ट होती है जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे हमारा डिसीजन चेंज होता है। तो रेलिवेंट कॉस्ट भी हमने देखना है, रेलिवेंट रेवेन्यू भी देखना है। अब कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्योंकि हमसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डिसीजन के अंदर, क्योंकि बिजनेस के लिए जाहिर है हमने रेवेन्यू भी देखना होता है और कॉस्ट भी देखनी होती है। Relevant cost and revenues are those cost and revenues that change a direct result of decision taken। मैंने आपको ऊपर एक ही वर्ड लिखा था, मैंने ये कहा था कि आप इस चीज को भूल जाएं कि आपकी कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कैसे लेके चलना है, किस तरह अप्लाई करना है। सिंपल सी बात यह है कि वो चीज रेलिवेंट होती है जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी कि आपके डिसीजन को बदल सके या आपके डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट लेके आए, उस आपके डिसीजन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो। दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू हैव थ्री फीचर्स। तीन फीचर्स हैं, और पेपर के अंदर थेरेटिकली वो ये क्वेश्चन कर भी सकता है किसी एमसीक्यू के अंदर। जाहिर है पेपर का पैटर्न इस तरह से होता है कि वो एमसीक्यूज देता है, यानी कि फिर एमसीक्यूज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, या फिर आपको फोर ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो फोर ऑप्शन में कहीं पे वो ये दे सकता है कि विच कॉस्ट इज रेलिवेंट या करेक्टरिस्टिक्स, वो तीन कोई और दे के एक ये दे देता है, या तीनों ये दे के दो फालतू दे देता है। तो विच थ्री ऑफ क्या देगा कि विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्ट वो होती है जो फ्यूचर कॉस्ट और रेवेन्यू होते हैं। फ्यूचर, अब हमारा डिसीजन कैसे चेंज हो सकता है, जाहिर है कोई ऐसी बात हो जो हमारे फ्यूचर से लिंक कर रही हो तो वो हमारे डिसीजन को चेंज कर सकती है। दूसरी चीज वो कैश में हो, कैश यानी कि अमाउंट में हमारे पास पड़ी हुई हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ये नहीं कि हम अमाउंट में बात कर रहे हैं। जैसे अक्सर आप आगे जाके पूरे एसीसीए में ये पढ़ोगे कि प्रॉफिट वर्सेस कैश के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही होता है कि प्रॉफिट इज बेसिकली पेपर फिगर, पे प्रॉफिट इज जस्ट अ रिकॉर्डेड फिगर, वो हमारे पास कैश नहीं होता। क्योंकि प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है अक्रूवल बेसिस पे। F3 में पढ़ा होगा आपने, प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड ऑन द अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस ये कहते हैं कि वट एवर आपका प्रॉफिट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, बट आपने ट्रांजेक्शन कर लिया तो यू हैव टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट। यानी कि क्रेडिट सेल्स भी हमने कर ली है तो हम उस सेल्स को भी प्रॉफिट का पार्ट बना देते हैं। बट हम लोग अगर मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो मैनेजमेंट ये कहती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये का कॉन्सेप्ट ये है कि कैश आपके पास अमाउंट में एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस में पड़ा हुआ होना चाहिए। दे आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। अच्छा, वो कॉस्ट एंड रेवेन्यूज इंक्रीमेंटल होने चाहिए। इंक्रीमेंटल मतलब उनके ऊपर एडिशनल अमाउंट आनी चाहिए। जैसे अक्सर फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मली तो फिक्स्ड होती है, जैसे 10,000 वो फिक्स्ड है। लेकिन अब फिक्स्ड कॉस्ट एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। अगर फिक्स्ड कॉस्ट मेरी वैसे नॉर्मली 10,000 10,000 10,000 लगती आ रही है तो वो इंक्रीमेंटल नहीं है, वो चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स कॉस्ट है, उसको हम रेलिवेंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट आ रही है 10,500, तो ये जो 500 ऊपर वाला स्टेप अप पोर्शन है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि स्पेसिफिक हो रही है कि 500 रुपये और लग रहे हैं प्रोजेक्ट लेने पे, डिसीजन यस होने पे, तो दैट इज रेलिवेंट टू अस, कि वो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करेगी, वो हमारे डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट लेके आएगी, तो वो हमसे रेलिवेंट है। रेलिवेंट कॉस्ट टर्म्स, रेलिवेंट कॉस्ट की टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, और पेपर के अंदर इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन मस्ट आते हैं। मैंने अभी बताया कि इस चैप्टर से लेके आगे अब सिलेबस इंपॉर्टेंट स्टार्ट है। रेलिवेंट कॉस्ट टर्म्स कौन कौन सी हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कॉस्ट वो होती है जो बेसिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की वजह से आती है, मतलब दो अल्टरनेटिव की वजह से आती है, डिफरेंस होता है। ए की कॉस्ट आपकी आ रही है 500 और बी की कॉस्ट आपकी आ रही है 600, तो इसका मतलब ये है कि 100 का डिफरेंस है। तो दैट डिफरेंशियल कॉस्ट इज रेलिवेंट कॉस्ट, बिकॉज वो 100 रुपया हमारे डिसीजन को चेंज कर रहा है ना। 100 रुपए की वजह से हम डिसीजन शायद ये ले लें, तो दैट डिफरेंस इज रेलिवेंट कॉस्ट। उसके बाद वो कह रहा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होती है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि हम बेस्ट अल्टरनेटिव जब चूज करते हैं और जिस अल्टरनेटिव को हम छोड़ते हैं दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं, ए है और बी है। ए ऑप्शन के अंदर मेरे पास ये है कि मैं जॉब कर रही हूँ, और बी ऑप्शन के अंदर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। जॉब से मुझे मिल रहे हैं 50,000 लेट से, और जॉब से बिजनेस से मुझे मिल रहे हैं 1 लाख। अगर मैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को चूज करूंगी, यानी कि बिजनेस में अवेल करूंगी और जॉब को मैं छोड़ रही हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी स्टिल मेरे पास इन अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो पीछे अवेलेबल है कि मैं जॉब कर सकती हूँ या कर सकती थी। तो जब
आप बिजनेस को चूज करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आंसर आना चाहिए 50,000, वो आपकी अपॉर्चुनिटी थी। और अगर आपने जॉब को चूज किया है तो देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी चेंज, जो हमारी इसकी आ जाएगी 100,000। तो इस तरह से हमने देखना है कि एक ऑप्शन को चूज करने पे जो दूसरा सेकंड ऑप्शन, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव हम जो छोड़ रहे होते हैं, उसकी कॉस्ट जो होती है वो हमसे रेलिवेंट होती है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा डिसीजन चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारा डिसीजन चेंज हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए वो लिख भी ये रहा है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एम्फसिस दैट डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न विद अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव यानी कि एक कॉस्ट का डिसीजन, एक आपने चूज किया दूसरा आपने छोड़ दिया, फॉरगॉन करना पड़ता है एक ऑप्शन। जैसे मैंने कहा कि मैं जॉब करती हूँ तो मुझे बिजनेस का ऑप्शन फॉरगॉन करना पड़ेगा। जब जो ऑप्शन फॉरगॉन होता है वो आपका अल्टरनेटिव है, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की वजह से आपने वो ऑप्शन छोड़ा है। तो इस तरह से हमने अल्टरनेटिव लेनी है। अच्छा, फिर अवॉइडेबल कॉस्ट। अब आप देखो कि ऐसी कॉस्ट जिसको अवॉइड किया जा सकता है, उससे हमारे डिसीजन पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि हमारे डिसीजन उससे चेंज हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से या कोई रिलेटेड होती है जिसको हम एग्जिट कर सकते हैं, मतलब वो करे ना करे उसका फर्क इतना नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मैंने प्रॉफिट ज्यादा करना है, और प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट की जो सोशल मीडिया प्रमोशन है ना, यानी कि पीआर भेजना, पीआर भेजना मैं बंद कर देती हूँ। पीआर भेजने पे मेरा खर्चा आता था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए मैं कट कर देती हूँ। तो वो अवॉइडेबल कॉस्ट है कि मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो अवॉइडेबल है, कुछ अनअवॉइडेबल होती हैं। जैसे फिक्स कॉस्ट आपकी अनअवॉइडेबल होती है। अब जो कॉस्ट अवॉइडेबल है वो रेलिवेंट है, क्यों? उससे हमारा डिसीजन चेंज हो रहा है, उससे हमारा डिसीजन इम्पैक्ट कर रहा है। इन द एग्जामिनेशन अनलेस टोल्ड अदरवाइज एज्यूम वेरिएबल कॉस्ट आर रेलिवेंट। एक वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी होती है ना, उसका डिसीजन पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। जैसे 10 यूनिट बनाएंगे तो डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा लगेगा, 10 यूनिट बनाएंगे तो डायरेक्ट लेबर भी ज्यादा चाहिए होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो डायरेक्ट कॉस्ट तो वो होती है ना जो एक्टिविटी बढ़ने से ज्यादा बढ़ रही होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर एग्जामिनर कुछ बताता नहीं है, जो भी कॉस्ट होगी वो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट के जुमरे में आएगी। नॉन रेलिवेंट कॉस्ट, नॉन रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो रेलिवेंट नहीं है। नॉन रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच आर नॉट रेलिवेंट टू डिसीजन आर नाउन एज नॉन, मतलब जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ 10 साल पहले मैंने 10 लाख की कोई चीज ली थी, तो उसका आज के डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट है? कुछ भी नहीं है, 10 साल पहले वो चीज ली थी। जैसे किसी चीज की बुक वैल्यू होती है, किसी चीज की संक कॉस्ट होती है, संक को हिस्टोरिकल या पास्ट कॉस्ट भी कहते हैं। कमिटेड कॉस्ट वो जो आपने कमिटमेंट कर दी, जैसे अक्सर किसी जगह पे आप कहते हो कि डाउन पेमेंट, नॉन रिफंडेबल डाउन पेमेंट। अगर नॉन रिफंडेबल डाउन पेमेंट होती है तो उसको हमने वापस नहीं करना होता। तो वो वाली भी आपने कमिटमेंट दे दी है, ठीक है, जो ट्रांसफर नहीं हो सकती, जो भी डिसीजन हो अब वो वापस नहीं मिल सकती। जैसे अगर मैंने एक मोबाइल फोन लेना था, तो मोबाइल फोन की मैंने 500 सिक्योरिटी दी कि मैं लूंगी डाउन पेमेंट की, बट बाद में मेरा डिसीजन चेंज हो जाता है, या मैं लेती हूँ या नहीं लेती, इस 500 का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो वो हमारे पास कमिटेड कॉस्ट हो जाती है। फिर नॉन कैश कॉस्ट होती है। नॉन कैश, हमेशा नॉन कैश को हम यहाँ पे वो वाली कॉस्ट लेते हैं जो एसेट्स की बेसिकली डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन कैश में नहीं होती, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड हम वैल्यू में करते हैं कि कितनी वैल्यू की डेप्रिसिएशन हुई, लेकिन डेप्रिसिएशन का कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो नॉन कैश होती है। सिर्फ हम उसकी वैल्यू एस्टिमेट करके तो माइनस कर रहे होते हैं एसेट की टोटल जो वैल्यू होती है उसमें से। नॉन कैश कॉस्ट होती है, जैसे यहाँ पे वो लिख भी रहा है। उसके बाद एक नोशनल कॉस्ट होती है, वो भी नॉन कैश कॉस्ट होती है। नॉन कैश, नोशनल का मतलब होता है फर्जी, इमेजिन के अंदर मेरी कॉस्ट। जैसे मैं सोचूं कि अच्छा मैं अगर ये काम कर लूंगी तो इस पे मेरे इतने पैसे लगेंगे, 1,000 रुपया लगेगा, 2,000 लगेंगे, उस सोचने वाली कॉस्ट को, उस फर्जी कॉस्ट को मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं करूंगी, या उसको, वो मेरे डिसीजन से रेलिवेंट नहीं है। जैसे हेड ऑफिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में चार्ज नोशनल रेंट टू इट्स ब्रांचेस। जैसे हेड ऑफिस है तो वो अपनी ब्रांचेस के लिए सोचते हैं कि अच्छा ब्रांच ए के लिए शायद 6,000 का रेंट आएगा, शायद 2,000 का रेंट आएगा। तो इस तरह से जो नोशनल या फर्जी कॉस्ट होती है उसको हम
नॉन कैश में डालते हैं। जनरल फिक्स ओवरहेड, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने ये लिखा था कि फिक्स्ड कॉस्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। जो फिक्स कॉस्ट की जनरल टाइप होती है ना, जनरली वो इंकर होती है, आप चाहे काम करो या ना करो। जैसे आपने बिल्डिंग ले लिया ना, मैंने अगर इंस्टीट्यूट शुरू करना है तो मैंने बिल्डिंग ले ली है, तो बिल्डिंग के अंदर मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, रेंट तो आना ही आना है, वो मेरे डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। लेकिन अगर उसको वहां पे एक्टिविटी शुरू करने से मेरे मुझे थोड़ी सी बढ़ रही है, अक्सर जैसे आप लोग देखोगे, अगर हम बिल्डिंग लेते हैं रेजिडेंशियल के लिए, तो रेजिडेंशियल के लिए वो नॉर्मली कम रेंट होता है, बट अगर हम उसको कमर्शियल यूज के लिए लेते हैं तो रेंट बढ़ जाता है। तो एडिशनल जो चार्ज होगा स्पेसिफिक पोर्शन, वो हमारा रेलिवेंट कॉस्ट होगा। यहाँ पे वो लिख भी यही रहा है, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी। तो जनरल फिक्स्ड ओवरहेड ये हमारे नॉट रेलिवेंट होते हैं, यानी कि नॉन क्या है, नॉन नॉट रेलिवेंट टू आवर डिसीजन होते हैं। फिर नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू वो होती है जो कि एसेट की मतलब डेप्रिसिएशन जैसे नॉट रेलिवेंट है, इस तरह वो नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, वो तो ज़ाहिर है एसेट जैसे हम शुरू में हमने खरीदा था, 4 साल पहले खरीदा था, तो उसकी नेट बुक वैल्यू 10,000 थी, और उसका हमारे डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, या हम ये कहते हैं उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद उसकी वैल्यू ये है, तो उसका फ्यूचर डिसीजन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ना फ्यूचर के कैश फ्लो से इफेक्ट हो रहा है। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट और नॉन रेलिवेंट कॉस्ट है। अब आगे हमारे पास इलिस्ट्रेशन वन है, इलिस्ट्रेशन वन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इलिस्ट्रेशन वन के अंदर हमें वो क्या क्या कह रहा है। इलिस्ट्रेशन वन के अंदर कह रहा है कि अ डिसीजन हैज टू बी मेड। एक मिनट आप वेट करें। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि अ डिसीजन हैज टू बी मेड वेदर टू यूज प्रोडक्शन मेथड ए या बी। एक ए या बी यूज कर सकते हैं हम, कौन सा प्रोडक्शन मेथड हमने यूज करना है, कोई भी यूज हो सकता है। और ये कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की जो कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है, वो संक हो जाती हैं। संक मतलब पास्ट कॉस्ट, पास्ट की कोई भी कॉस्ट हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करेगी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट नेक्स्ट ईयर, जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी नेक्स्ट ईयर की, वो जाहिर है हम एक्सपेक्टेड फॉर नेक्स्ट ईयर है, तो वो रेलिवेंट होगी, ठीक है, वो रेलिवेंट होगी। इसी तरह कॉस्ट लास्ट ईयर की जो होगी वो रेलिवेंट नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर की रेलिवेंट होगी। अच्छा, फिर वो कह रहा है वेरिएबल, क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं बताया, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए लेबर मटेरियल दिया हुआ है, तो उसने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल लाइक रेलिवेंट है या नहीं है। लेकिन वेरिएबल ज़ाहिर है लास्ट ईयर की जो है, लास्ट ईयर की तो हमारे डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं करेगी, अभी की जो है उसको हम ले लेंगे, अभी की दोनों में। तो हम यहाँ पे ए की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड 7,000। अब नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें गिवन नहीं है, तो हम ये पर यूनिट हमें दी गई है, पर यूनिट के हिसाब से हम ले लेंगे। एक तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हम ले लेंगे 6 + 8, ठीक है, 6 + 8, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर
7,000 प्लस, बल्कि लास्ट ईयर 5,000 थी, नेक्स्ट ईयर 7,000 थी, तो स्टेप अप पोर्शन 2,000 इसका आएगा। 2,000 स्टेप अप पोर्शन जो 2,000 इंक्रीज हुई है, इंक्रीमेंटल, वो हमारा रेलिवेंट कैश फ्लो होगा। दोनों में से देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज रिलेटेड टू 2,000, यानी कि वो 2,000 का डिफरेंस है, वो हमने लेना है। 2,000 प्लस 6 and 8 है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे हमारी वेरिएबल तो ज़ाहिर है रेलिवेंट होती है, तो वेरिएबल 10 + 12, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट बी की आ जाएगी और प्रोडक्ट ए की। इस तरह से सेपरेट हमें रेलिवेंट कॉस्टिंग करनी है। उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 के अंदर वो अब आपको कह रहा है कि संक कॉस्ट इज, याद रखना है कि संक कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो आ, जो कॉस्ट हिस्टोरिकल होती है, पास्ट में इंकर होती है। यहाँ पे जिधर जिधर वर्ड पास्ट आएगा, जिधर जिधर वर्ड हिस्टोरिकल आएगा, उसको हमने लेना है। पिछ या ईयर्स अगो वर्ड आएगा, ईयर्स अगो कॉस्ट, a cost committed to be spent in the committed cost to be spent in the current period, committed cost ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं हम। उसके बाद कह रहे हैं कि बी, अ पास्ट कॉस्ट विच इज इरेलीवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, ये तो मस्ट होगा ही होगा। फिर वो कह रहे हैं सी, अ कॉस्ट कनेक्टेड टू द ऑयल एक्सप्लोरेशन विद, ये कनेक्टेड है, ये भी नहीं होगा, और ये कमिटेड कॉस्ट तो होती, डिफरेंट कॉस्ट होती है। अच्छा, सी में, डी में वो कह रहा है कॉस्ट अनअफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, अनअफेक्टेड है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने या कम होने से कुछ भी नहीं होगा, चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि बीटा ऑप्शन इज द अवर राइट ऑप्शन। अब ये वाले टेबल, इन टेबल का मैं बात कर रही थी कि ये वाले टेबल आपने मेमोराइज करने हैं, ये वाले टेबल आपको अप्लाई करना आएंगे, ये वाले टेबल आपको याद होंगे तो पेपर के अंदर क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल है कि हो पाए, ये वाले टेबल आते होंगे। अब मटेरियल जो हमने देखना होता है, मटेरियल ऑलरेडी इन स्टॉक, अगर मटेरियल ऑलरेडी स्टॉक है तो ये वाला प्रोसेस करना है, अगर नो है तो फिर ये वाला प्रोसेस करना है। अगर पहले हम ये कहते हैं कि ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो हमें उसको क्या करना है, यूज करना है या रिप्लेस करना है। अगर हम उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, ऑलरेडी स्टॉक है और रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब हम चेंज करने जा रहे हैं उस मटेरियल को, ऑलरेडी हमारे पास है, तो वो जो रिप्लेसमेंट है वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। लेकिन अगर मटेरियल आपका नहीं है, नहीं है तो क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। बाय करने के लिए हम, रिप्लेस के भी दो बातें होती हैं, रिप्लेस या तो हम यस करेंगे या हम नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अवर रेलिवेंट कॉस्ट, ये रेलिवेंट बन जाएगी। अगर नो है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अदर पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, अदर पर्पज के लिए यूज नहीं करना, तो इसका मतलब यह है कि या तो उसकी नेट रिलीजेबल वैल्यू मिल रही होगी या कंट्रीब्यूशन अल्टरनेटिव मिल रहा होगा। अगर नेट रिलीजेबल वैल्यू मिल रही है तो उसको नहीं, बल्कि हमने उसको कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज, मतलब अगर उस मटेरियल को हम कहीं और यूज करके फायदा ले सकते हैं तो वो रेलिवेंट है, वो हमारे डिसीजन को इम्पेक्ट करेगी। तो दोनों सिचुएशन है। अगर मटेरियल है ही नहीं स्टॉक के अंदर, आपके पास चीजें पड़ी भी नहीं है, तो जाहिर है फिर परचेज करना पड़ेगा, और परचेज जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो रेलिवेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दी हुई है, इलिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, इलिस्ट्रेशन हम ऊपर डायग्राम को देखते हुए करेंगे। Z Limited has 50 kg material P in inventory that was bought 5 years ago। 50 kg इन इन्वेंट्री है जो कि 5 years ago है। 5 year ago बॉट कितने पे हुआ, 70 पे। दिस कॉस्ट इज बेसिकली संक कॉस्ट, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमसे, 5 साल पहले की कॉस्ट थी, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज नो लॉन्गर यूज बट कुड सोल्ड, हाँ ये यूज नहीं होगा लेकिन सोल्ड किया जा सकता है, सोल्ड करना है तो जाहिर है सोल्ड कितने पे होगा, 50 × 3, 50 kg × 3, तो उसको हम सेल कर सकते हैं, तो सेल कर सकते हैं तो वो वैल्यू तो हमारे रेलिवेंट हो सकती है। Z Limited has currently pricing a job could 40 kg, 40 kg of material, नया मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है, 40 kg, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि जो मटेरियल न्यू रिक्वायर्ड होता है वो हमने खरीदना होता है, और जो मटेरियल मतलब रेगुलरली जो लग रहा होता है, डेली का लग रहा होता है, वो हमने जितना भी नया
खरीद मतलब जितना भी नया रिक्वायर्ड होता है वो सारा खरीदना होता है। अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ पी शुड बी इंक्लूडेड इन, अल्टरनेटिव कॉस्ट हमारी कितनी होगी, यानी कि हम रेलिवेंट सॉरी कॉस्ट कितनी होगी कितनी। पहली बात यह है कि 50 into 70 जो हो जाएगा वो संक हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। 50 into 3 और 40, जी लिमिटेड करंटली प्राइसिंग अ जॉब दैट कुड यूज 40 kg ऑफ मटीरियल। 40 kg मटीरियल है तो 40 kg इंटू, कोई प्राइस नहीं दी हुई तो हम, हाँ ठीक है, कोई प्राइस नहीं दी हुई तो जो रेट जिस पे सोल्ड हो सकता है उसी पे हम, परचेज प्राइस तो दी हुई नहीं है तो हम इसको इस तरह से यूज कर लेते हैं। 50 into 3, ये आ जाएगा 150, और 40 into 3 120। ठीक है। ऊपर उसने क्या बोला था कि जो मटेरियल आपका ऑलरेडी स्टॉक में है, ऑलरेडी स्टॉक में है, यस, उसको विल दे बी रिप्लेस, रिप्लेस यस, तो रिप्लेसमेंट हमारे पास रेलिवेंट है, ठीक है रेलिवेंट है। और 40 kg हमें बाय करना है तो कॉस्ट ऑफ परचेज, तो हमारे पास 40 kg की प्राइस तो वैसे गिवन नहीं है। अगर नहीं गिवन तो उसको हम किस रेट पे लें, अलबत्ता जो हमारे पास 50 kg रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, 50 kg into 3 उसको हम यूज कर सकते हैं इन दिस रेलिवेंट कॉस्टिंग। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू के अंदर क्या कह रहा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू के अंदर कह रहा है रेलिवेंट कॉस्ट इज, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, रेलिवेंट कॉस्ट कितने डॉलर की है। द मटेरियल इज यूज रेगुलरली, अब मैंने आपको अभी बताया कि वर्ड रेगुलरली अगर आएगा मटेरियल के अंदर तो वो ऑल मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ऑल मटेरियल, बेशक उस मटेरियल का कुछ पार्ट स्टोर में पड़ा हुआ भी है लेकिन हमें वो सारा परचेज करना पड़ेगा रेगुलरली यूज। अच्छा, ए करंटली जॉब 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, 1000 kg उनको चाहिए। और ए मटीरियल, ए के अंदर कह रहा है कि मटेरियल रेगुलरली यूज होता है विद इन द फ्रॉम वेरियस प्रोडक्ट, प्रेजेंट इन्वेंट्री ऑफ 1000 kg परचेज एट 1.8, 1.8 पे वो कह रहा है कि इन्वेंट्री परचेज हो रही है। द कंपनी, द रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट इज, कितनी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, उसके लिए वो कह रहा है कि 10,000 प्रेजेंट इन्वेंट्री, ऑलरेडी इन्वेंट्री है 10,000 kg की जो कि परचेज हुई थी, परचेज्ड वर्ड है, परचेज्ड है तो पास्ट में चला गया, पास्ट टेंस में आ गया है। तो ये पास्ट टेंस जो है वो इरेलीवेंट नहीं है, वो इरेलीवेंट है। द करंटली रिप्लेसमेंट प्राइस इज $2 पर केजी, तो उसने पर केजी ही पूछा है ना कि पर केजी में कितना आ रहा है, तो $2 पर केजी इज रेलिवेंट कॉस्ट। मतलब अगर वो टोटल पूछता तो जाहिर है हम 1000 को मल्टीप्लाई करते टू से और वो आंसर बताते, बट उसने यहाँ पे पूछा है पर केजी कौन सा रेलिवेंट है, तो रिप्लेनिशमेंट जो न्यू प्राइस है वो 2 हमारे पास रेलिवेंट हो जाएगा। क्योंकि ये 1.8 जो है वो परचेज्ड है कि ऑलरेडी 1000 10,000 यूनिट हमारे पास पड़े हुए हैं जो इतने में खरीदे गए थे, तो हमने वो तो नहीं लेना। द कंपनी हैज 2000 kg इन्वेंट्री बॉट 2 years अगो, 2 साल पहले उन्होंने इतने में खरीदी थी, ये तो संक हो गया, इसको हमने देखना ही नहीं है। बट नो लॉन्गर यूज फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, मतलब उसको हमें किसी और प्रोडक्ट में यूज नहीं करना। अच्छा, द करंट मार्केट प्राइस इज मटीरियल 2, करंट मार्केट प्राइस उसकी है $2। उसके बाद वो कह रहा है कि द करंट मार्केट प्राइस इज डॉलर बट कंपनी कुड यूज सेल इट 0.8 kg, 0.8 में उसको हम सेल कर सकते हैं, तो 0.8 में वो सेल हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें 2000 इन्वेंट्री के अंदर पड़े हुए, 2000 kg में से 1000 तो ऑलरेडी हमने यूज कर लिए, 1000 तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने यूज कर लिए, 1000 पीछे रह जाएंगे और 1000 जो रह गया उसकी प्राइस जिसको हम सेल कर सकते हैं 0.8 में, तो वो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट टोटल वो पूछ रहा है वो $800 हो जाएगी, $800 हो जाएगी। ऑलरेडी 2000 kg था, उसकी हमें जरूरत नहीं थी, और अगर जरूरत थी तो हमने 1000 kg यूज कर लिया, पीछे 1000 kg रहा, उसको हमने इस तरह से करना है।
सेम इसी तरह से हमने रेलिवेंट कॉस्ट फॉर लेबर करना है। लेबर हमें, अब यहाँ पे अक्सर लोग समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि लेबर का मतलब ये है कि इतने बंदे हमें चाहिए होंगे। बंदे नहीं, हमें यहाँ पे बंदों के आवर्स चाहिए, हमें उनका टाइम चाहिए, ठीक है, कि उनके टाइम कितने आवर्स हैं। अब यहाँ पे वो ये चीज कह रहा है, इन दिस केस की क्वेश्चन इज वेदर स्पेस, स्पेयर कैपेसिटी अगर है या नहीं। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी 10 लोग काम कर रहे हैं, और अगर आपको 4 मजीद लोग चाहिए, 4 मजीद लोगों का टाइम चाहिए, तो जो 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनके पास अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो 4 लोगों से उन्हीं का काम करा लो। अगर स्पेयर कैपेसिटी है, उन्हीं से ही आप 4 लोगों का काम करा रहे हो, देन रेलिवेंट कॉस्ट इज जीरो, फिर कॉस्ट जीरो होगी। लेकिन अगर नहीं है उनके पास कैपेसिटी, वो बिजी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें बाहर से हायर करना पड़ेगा। इस टेबल को हमने याद करना है। डज स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, या तो ऑप्शन हो सकता है यस, या ऑप्शन हो सकता है नो। अगर तो नो है तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लेने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, अगर 10 लोगों के पास जगह नहीं है काम करने की, टाइम नहीं है, तो उनको बाहर से हायरिंग करनी पड़ेगी। और जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग या ट्रेनिंग होगी, दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट, ये रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अगर उनके पास कॉस्ट अनलेस ओवर टाइम वर्क, मतलब उनके पास कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो काम करें, मतलब वो अगर काम करेंगे भी तो ओवर टाइम पे काम करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा आवर्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पे उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो वो इस बेसिस पे आते हैं कि एक्स्ट्रा काम करेंगे, या तो हम इनसे ओवर टाइम करा लें, या हम न्यू एम्प्लॉय हायर कर लें। तो हम इनमें इनमें से चूज करेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेहतर है। और अगर हम एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर करते हैं तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को हमें कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है, यानी कि इनकम देनी पड़ती है। तो वो हम देखेंगे कि स्पेयर कैपेसिटी पे कितनी हमें देनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 1 को बल्कि 3 को बल्कि देख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। द रेलिवेंट कॉस्ट लेबर जी लिमिटेड जॉब इज, लेबर जी के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? जी लिमिटेड इज प्राइसिंग अ जॉब इन्वॉल्व यूज ऑफ 20 आवर्स, 20 आवर्स स्किल्ड लेबर आर एंड 50 आवर्स स्पेंड ऑन स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड। एक हमारे पास है स्किल्ड, स्किल्ड आवर्स, एक हमारे पास है सेमी स्किल्ड आवर। स्किल्ड आवर्स के लिए हमारे पास कितने चाहिए? 20, और सेमी स्किल्ड के लिए कितने चाहिए? 50। आगे वो कह रहा है कि अ फोर एग्जिस्टिंग स्किल वर्कर्स आर पेड 15, मतलब जो 4 वर्कर्स हैं उनको 15 पे कर रहे हैं हम। मिनिमम वेज उनका वीकली बनता है 450। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि क्योंकि घंटों घंटों के हिसाब से हम उनको पे करें। करंटली वर्किंग 24 आवर्स अ वीक, एक हफ्ते में 24 घंटे वो काम करते हैं। सेमी स्किल्ड वर्कर इज करंटली फुली यूटिलाइज, सेमी स्किल्ड के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। दे आर ईच पेड 10 पर आवर, उनको 10 पर आवर पे किया जा रहा है। ओवर टाइम पेएबल एट अ टाइम एंड हाफ, टाइम एंड हाफ का मतलब ये होता है 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 50%, 8 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5। अच्छा, और एडिशनल जो हायर, अगर बाहर से हायर करते हैं तो हमें 12 लेना पड़ेगा, रेट उनको देना पड़ेगा। तो हम कंपेयर करेंगे कि हमें ओवर टाइम लगवाना चाहिए, या हमें उनको, हाँ, हमें बाहर से बंदा हायर करना चाहिए। तो इधर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्किल्ड वर्कर कितने हैं? 50। और मिनिमम वेज रेट कितना बनता है? मिनिमम वेज रेट अगर हम देखें तो मिनिमम वेज रेट, पहली बात यह है कि वीकली उनको कितना मिल रहा है? 450। 450, और 450 पे रेट कितना है? 15। तो हमें नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। नंबर ऑफ आवर्स किस तरह निकालते हैं? जैसे हम निकालते हैं ना, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसी तरह अब हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये इधर चला जाएगा और कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड में आ जाएगी। सेम हम उसी तरह फॉर्मूला यूज करें, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट, पर आवर रेट, तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। 30 आवर्स आ रहे हैं ये, 30 आवर्स। आगे वो कह रहे हैं कि हर, अब देखें हमारे पास हर वर्कर ने कितना काम किया। 4 वर्कर हैं, 4 वर्कर, 4 वर्कर थे टोटल, उसने हफ्ते के घंटे बताए 24। इसका मतलब ये है कि 4 वर्कर्स ने कितने घंटे काम किया होगा? हर 4 वर्कर ने 6 घंटे काम किया होगा, तो 24 आवर्स बने। हर वर्कर ने 4 घंटे काम किया होगा, तो
कितना बना, 24 आवर। तो 24 आवर्स में जो उसने कहा कि कॉस्ट अगर हम लोग देखें, तो वहां पे रेलिवेंट कॉस्ट हमारी इतनी नहीं है, क्योंकि 30 घंटे रिक्वायर्ड थे और ऑलरेडी 24 घंटे काम मतलब हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी कॉस्ट जीरो बनती है। लेकिन अगर हम सेमी स्किल्ड की बात करें, सेमी स्किल्ड हमारे पास कितने वर्कर थे? सेमी स्किल्ड के अंदर हमें 10 पर आवर मिल रहा है, 10 पर आवर मिल रहा है। 10 दे आर पेड, हर एक को 10 पे हो रहा है। सेमी स्किल करंटली फुली यूटिलाइज द ईच। इनको कितना मिल रहा है? 10 पर आवर। तो इनके घंटे कितने? 50। ये तो सारे के सारे हमें बाहर से हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि इन ये तो फुली यूटिलाइज है, फुली यूटिलाइज है, तो इनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बाहर से हायर करते हैं तो 50 × 12 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 600। मतलब अगर हम इनको $12 देते हैं तो ये हमें हमें 600 में कॉस्ट पड़ेगी। तो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट वो होती है जो फ्यूचर के डिसीजन को इम्पेक्ट करे। तो रेलिवेंट कॉस्ट वो है जो हम बाहर से उनको हायर करके लेके आएंगे। बाहर से हम उनको हायर करके लेके आएंगे। तो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट 600 है। आगे रेलिवेंट कॉस्ट ओवरहेड की है, तो ये हम नेक्स्ट करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम रह गया है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आगे हम लोगों ने स्टार्ट करना है रेलिवेंट कॉस्ट फॉर ओवरहेड्स। ओवरहेड के लिए रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होगी, और ओवरहेड के लिए हमने कैसे रेलिवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ओवरहेड्स हमारे क्या चीज होती है? ओवरहेड्स हमने पढ़ा था कि वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी जो कॉस्ट होगी रेलिवेंट, वो ही हमें लेनी है। इरेलीवेंट कॉस्ट को हमने इग्नोर करना है। इसके लिए वो हमें कह रहा है कि ओवरहेड के लिए सिर्फ वो कॉस्ट आपकी रेलिवेंट होगी जो कि बेसिकली सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे, क्योंकि ओवरहेड्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, और एक होते हैं आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल तो जाहिर है एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज होते हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर दो चीजें आती हैं। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास दो तरह से होंगे। अगर जनरल हैं तो हम उनको नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो तो इंकर होने ही होने, उनको हमने कंसिडर नहीं करना। अगर स्पेसिफिक हैं, यानी कि स्पेसिफिक हैं, या फिर वो उस प्रोजेक्ट को लेने से, यानी कि प्रोजेक्ट को टेकअप करने से अगर वो इंक्रीज होते हैं, तो दैट इंक्रीज इज अवर रेलिवेंट कैश फ्लो, यानी कि रेलिवेंट ओवरहेड्स हैं अगर वो इंक्रीज होते हैं तो। अदरवाइज फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं वो इरेलीवेंट में जाते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड के लिए वो क्या हमें बता रहा है? ओनली दोज ओवरहेड्स वेरी एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डिसीजन। सिर्फ वो वाले ओवरहेड्स आएंगे जो हम वेरी करते हैं, यानी कि जो चेंज होते हैं एज पर द डिसीजन चेंज। मतलब डिसीजन चेंज होता है, जो आपके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, वो वाले ओवरहेड इंक्लूड होंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन दी गई है। जेबी लिमिटेड अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। जेबी लिमिटेड अब्जॉर्ब कर रही है ओवरहेड्स को ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट की बेसिस पे वो अब्जॉर्ब कर रही है। करंटली वो है 20, मतलब 1 घंटे के 20 हैं। विच $7 इज फॉर वेरिएबल ओवरहेड, ऑफ विच उसमें से ये जो $20 पर आवर है, उसमें से $7 जो है वो वेरिएबल है। तो 20 - 7 कर लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 13। 7 इज वेरिएबल एंड 13 इज फिक्स्ड। ठीक है, 13 हमारे पास फिक्स्ड हो जाएगा।
अच्छा, आगे वो कह रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड एंड 13 फॉर फिक्स, पर उसने खुद भी हमें बताया हुआ है, अगर ना दिया हुआ हो तो हमें ये कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी। द कंपनी इज डिसाइडिंग टू वेदर टू अंडरटेक कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग ईयर। जाहिर है ये वाला 7 रेट तो हमारे लिए रेलिवेंट है ही है, क्योंकि 7 वेरिएबल और वेरिएबल ओवरहेड तो जाहिर है हमें डिसीजन चेंज करने पे लेने पड़ेंगे। द कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक इन द कॉन्ट्रैक्ट इन द कमिंग ईयर। If the contract is undertaken, it is estimated that fixed cost will increase. Fixed cost आपकी increase कर जाएगी for the duration of the contract 3200। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नॉर्मली जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, जैसे ये नॉर्मल ओवरहेड्स हैं, जनरल ओवरहेड है 13 पर आवर को हम नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन जो इंक्रीज कॉस्ट है तो उसको तो हमने लेना है, क्योंकि वो तो हमारे डिसीजन को चेंज करेगी। हम कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हैं तो फिक्स को एस्टिमेट किया जा रहा है कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी 3200 से। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द रेलिवेंट ओवरहेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर है 7 वेरिएबल per hour variable is relevant and 3200 increased effect fixed cost is relevant। तो ये भी relevant है और ये भी relevant है। 13 is irrelevant, that is general fixed overhead। 13 को हम consider नहीं करेंगे। आगे वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 के अंदर क्या बता रहा है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 में हमें वो चीज बता रहा है कि वाई एक्सप्लेन वाई ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आर अज्यूम टू बी इरेलीवेंट। कि ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जो होता है उसको हम इरेलीवेंट क्यों कंसिडर करते हैं? उसको इरेलीवेंट इसलिए कंसिडर करते हैं, और कह रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड रेट्स आर अज्यूम टू बी रेलिवेंट टू द सेम डिसीजन। ओवरहेड जो वेरिएबल होता है उसको हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड हमारे डिसीजन पे इम्पेक्ट करता है। वेरिएबल ओवरहेड क्योंकि एक्टिविटी लेवल बढ़ने से ये एक्सपेंस हमारे बढ़ रहे होते हैं, ये एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हो रहे होते हैं। बट जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है उसको हम इरेलीवेंट इसलिए कहते हैं कि वो तो फिक्स्ड ही रहते हैं, वो तो फिक्स्ड ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो उसको इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि वो फिक्स्ड ही होंगे। तो वेरिएबल को एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से वो हमारे डिसीजन को चेंज करता है, फिक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, चाहे हम उसको लें या ना लें। हाँ, इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि रेलिवेंट कॉस्ट फॉर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के लिए रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होगी? तो पहली बात यह है कि नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? हर वो एसेट जो बेसिकली आपकी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया जाता है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो एसेट होता है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो कि लंबे अरसे के लिए एसेट लिया जाता है, एक एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा आपको बेनिफिट देता है, वो एसेट आपका लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट एसेट होता है, जिसको हम फिक्स्ड एसेट का नाम भी देते हैं। अब फिक्स कॉस्ट पे, फिक्स्ड एसेट के ऊपर ज़ाहिर है फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट के ऊपर परचेज कॉस्ट होती है, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है। हमने देखना है कि हमसे रिलेटेड रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है। एक कॉन्सेप्ट पहले से ही याद रखना है कि हमने इस चैप्टर को शुरू करते हुए यही कहा था कि एक चैप्टर हमने ये पढ़ने के स्टार्ट में ही रेलिवेंट कॉस्ट की 3 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। एक वो फ्यूचर हो, एक वो कैश हो, और एक वो इंक्रीमेंटल हो। जैसे अब फिक्स कॉस्ट है तो इंक्रीमेंटल जहां जहां आती है हम लेते हैं, कैश है तो वो हम लेंगे। अब जब मैंने बात किया कि नॉन करंट एसेट पे परचेज कॉस्ट भी होती है, नॉन करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन भी होती है, नॉन करंट एसेट पे स्क्रैप वैल्यू भी होती है, तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो वैल्यू हमारे डिसीजन को इम्पेक्ट कर सकती है उसको हमने लेना है। जो नॉन कैश आइटम्स, इधर हमने कैश लिखा हुआ है तो नॉन कैश को तो हम डील ही नहीं करेंगे। नॉन कैश यानी कि डेप्रिसिएशन ही नॉन कैश होगी, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, वो कह रहा है रेलिवेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद नॉन करंट एसेट सच एज प्लांट एंड मशीनरी आपके नॉन करंट एसेट होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के साथ मतलब प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, गाड़ी आपने ली है, तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, सच एज प्लांट एंड मशीनरी, जिसके अंदर वो कह रहा है सिमिलर वे रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल जिस तरह है उसी तरह हम करेंगे। इफ द प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिप्लेस, अगर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, देन द रेलिवेंट कॉस्ट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी कि अभी मैं उसको रिप्लेस कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, तो अगर अभी चेंज करने के ऊपर 10,000
की कॉस्ट मुझे आ रही है, तो वो अभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, तो दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट, वो हम ऐड जरूर करेंगे। इफ द प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट टू बी रिप्लेस्ड, अगर उसको हम रिप्लेस नहीं करते, देन द रेलिवेंट कॉस्ट इज हायर ऑफ स्क्रैप प्रोसीड। मतलब अगर हम उसको रिप्लेस नहीं कर रहे तो हम उसको स्क्रैप कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेस करने का मतलब ये होता है कि हम वो मशीन चेंज करके किसी और के साथ तो दूसरी मशीन ले लें। स्क्रैप का मतलब ये है कि हमने सेल कर लेनी है, हायर ऑफ सेल प्रोसीड, अगर हम सेल उसको करते हैं। तो नेट कैश इनफ्लोज कितने आएंगे उसको सोल्व करने से, या तो हम उसको सेल कर लें या उसको हम यूज कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ मेरे पास एक एसेट है, ए एसेट, इस एसेट को अगर मैं सेल करती हूँ, ठीक है, इस एसेट को, ये मशीनरी है कोई, इसको अगर मैं सेल करती हूँ तो ये सेल पे मुझे स्क्रैप वैल्यू देगा 500। लेकिन अगर इसी सेम एसेट को मैं यूज कर लेती हूँ बजाय इसके, मतलब किसी प्रोजेक्ट में मुझे जरूरत पड़ गई है, तो अगर मैं इसको सेल कर लेती हूँ तो सेल करने के ऊपर अगर मुझे 200 का बेनिफिट मिलेगा तो मुझे स्क्रैप लेनी चाहिए। ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है, इसमें से मुझे चूज करना है विच इज मोर फेवरेबल। और अगर यूज पे मुझे 1000 का बेनिफिट मिल रहा है, 1000 कैश में नहीं मिल रहा, मतलब उस मशीनरी को मैं यूज करूंगी तो मुझे उस मशीनरी को यूज करने पे 1000 का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब अगर मैं उसको सेल करती हूँ तो नई मशीन मुझे 1000 में मिलेगी। तो बजाय इसके कि मैं इसी मशीन को यूज कर लूं और वो मुझे 1000 का बेनिफिट दे रहा है, फिर हम स्क्रैप नहीं इसको कंसिडर करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप कौन सा वाला चूज करेंगे, विच इज मोर प्रेफरेबल, यानी कि जो हायर वैल्यू आप देगा। अगर आपको स्क्रैप में फायदा हो रहा है तो आप स्क्रैप कर लो, उसको सोल्ड कर लो, अगर आपको यूज में फायदा हो रहा है तो आप यूज, जो ज्यादा वैल्यू होगी वही बेनिफिट होगा। अब रेलिवेंट कॉस्ट फॉर नॉन करंट एसेट हमें वो कह रहा है अ मशीन विच कॉस्ट 10,000 4 ईयर अगो, 4 साल पहले एक मशीन 10,000 में खरीदी, दैट इज संक कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल है, पास्ट कॉस्ट है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी है, रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी कितनी बची, 6,000। एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज फॉर दिस ईयर 1 ईयर, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी नॉन कैश है, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। इफ नो अल्टरनेटिव यूज, अगर उसको हम यूज नहीं करते तो इट कुड बी सोल्ड नाउ 3,000, अगर हम उसको यूज नहीं करते तो हम इसको सेल कर सकते हैं इन 1 ईयर्स टाइम, इट विल बी अनसेलेबल, 1 साल बाद वो अनसेलेबल हो जाएगी। तो बजाय इसके कि अनसेलेबल पे हमें जीरो का फायदा हो तो हमें 3,000 में सेल कर देना चाहिए। तो रेलिवेंट कॉस्ट इज 3,000। वाई 3,000? बिकॉज 10,000 इज ऑलरेडी इट्स परचेज कॉस्ट, वो ऑलरेडी पास्ट कॉस्ट में चलेगी। 6,000 उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, आज उसकी वैल्यू है, लेकिन उस वैल्यू के ऊपर मशीन की डेप्रिसिएशन 1,000 चार्ज हुई हुई है, वो तो नॉन कैश है, उसको हम चार्ज ही नहीं कर सकते। अब उस मशीन का कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे हमें वो कहता कि अल्टरनेटिव यूज के ऊपर आपको 4,000 का बेनिफिट हो रहा है, देन रेलिवेंट कॉस्ट 4,000 हो जाती। बट वो कह रहा है कि उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, आप उसको अभी सेल कर दो, सेल अभी करोगे तो 3,000 मिलेगा, 1 साल बाद वो अनसेलेबल हो जाएगी, तो 3,000 हमारा रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन हो जाएगा। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि अ मशीन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, अ मशीन विच ओरिजिनली कॉस्ट 80,000 हैज एन एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 10 ईयर, यूजफुल लाइफ उसकी 10 ईयर है, इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8,000, 8,000 पे वो डेप्रिशिएट हो रही है। द नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज करंटली, नेट बुक वैल्यू आपकी 40,000 है। एट द नेट सेल प्रोसीड, नेट सेल प्रोसीड टुडे, सेल के ऊपर 25,000 हम कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई वेदर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मशीन इज रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट। इफ यू थिंक दे आर नॉट रेलिवेंट गिव द रीजन, अगर वो रेलिवेंट हैं तो बताओ क्या रीजन है, अगर वो नॉट रेलिवेंट है तो बताओ क्या रीजन नहीं है। रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट। अच्छा, सबसे पहले हमने 80,000 की मशीन एक खरीदी थी 10 साल पहले, ठीक 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 है। सबसे पहले हमने लिखना है 80,000, 80,000 इसकी क्या थी, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। और परचेज कॉस्ट कब की थी, परचेज कॉस्ट जो होगी वो नॉट रेलिवेंट में आएगी, और नॉट रेलिवेंट में हम रीजन देंगे कि ये संक कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है क्योंकि ये पास्ट में इंकर हुई है, हमने 10 साल पहले इसको खरीदा था। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आ, 8,000 की 8,000 की डेप्रिसिएशन हुई, 8,000
डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट, इसमें भी हम नो नो करेंगे। और नॉट रेलिवेंट में क्यों, क्या हम लिखेंगे, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम एज पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था कि जो कैश होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि 40,000 नेट बुक वैल्यू, 40,000 नेट बुक वैल्यू। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया, हमने नेट बुक वैल्यू को कंसिडर नहीं किया। ये भी हम नॉट रेलिवेंट करेंगे क्योंकि वो भी नेट बुक वैल्यू उसकी कैश में नहीं है। नॉट या नॉन कैश, अभी हमें कैश में तो नहीं, अभी इसी तरह मशीन पड़ी हुई है, तो वो वैल्यू हम सिर्फ इमेजिन या एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतने की आज ये बन रही है, कि एस्टिमेटेड बुक वैल्यू उसकी इतनी है, तो उसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हम उसको सेल करते हैं तो सेल करने से हमें स्क्रैप प्रोसीड होगी 25,000 की, अभी ऊपर मैंने बताया कि वो हमारा फायदा है, दैट इज यस रेलिवेंट। ये रेलिवेंट है हमारी, क्यों, सेल करने से हमारा डिसीजन चेंज होगा, हमें 25,000 की इनकम आएगी, तो वो इंक्रीमेंटल है, वो बेनिफिट है। तो इस तरह से आपने इसको ट्रीट करना है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट थिंग हमारे पास आ गई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि ए एंड बी आर बोथ अल्टरनेटिव्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि जो एक नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करने पे कॉस्ट आ रही होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव पे को चूज करने की कॉस्ट आ रही होती है। जैसे अगर मैं जॉब करती हूँ तो जॉब पे मुझे 50,000 की सैलरी मिल रही है। जैसे अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो मेरी 70,000 की इनकम आ रही है। इफ माई डिसीजन इज बिजनेस, मतलब मैंने अगर बिजनेस करना है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 50,000। आंसर क्या आएगा, अगर मेरा डिसीजन ये है कि मैंने बिजनेस करना है, अगर मेरा डिसीजन है बिजनेस, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आंसर आएगा 50,000। अगर माई डिसीजन इज जॉब, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आंसर आएगा 70,000। क्या वो हमें कह रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉर गॉन इन टेकिंग डिसीजन। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो आप एक डिसीजन लेते हो तो उसकी वजह से दूसरा आपको छोड़ना पड़ता है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी थी। वो हम उसको इस कॉन्सेप्ट में डिसीजन मेकिंग में लेते हैं कि वो हमारे डिसीजन को इम्पेक्ट कर रही है। यानी कि अगर हम ये डिसीजन छोड़ के वापस उस पर जाना चाहे तो हम जा सकते हैं। The concept opportunity cost emphasizes that decision making is concerned with alternative that cost the of taking one decision। यानी कि एक डिसीजन आपको लेने से कॉस्ट हुई और उसमें आप ये भी देखते हो कि उस डिसीजन पे आपको प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन कितना छोड़ना पड़ा, या आपको कितना बेनिफिट छोड़ना पड़ा। एक द रिसोर्सेज टू बी यूज प्रोजेक्ट आर स्कार्स। अगर कुछ रिसोर्सेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर कम है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेबर मतलब लेबर के पास टाइम कम है, मटेरियल आपका कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन कितनी दी गई है, उसको हम देखेंगे अल्टरनेटिव। यानी कि मटेरियल यूज करने पे हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कम रिसोर्सेज पे, या लेबर का टाइम यूज करने पे, तो वो जाहिर अल्टरनेटिव के अंदर ही कंसिडर करेंगे। जैसे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको मतलब इसमें डाटा जरा अच्छा दिया हुआ है। अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द यूज ऑफ 50 टन ऑफ मटेरियल जी। मटेरियल उसके अंदर जी के अंदर 50 टन का चाहिए। देर वर 50 टन ऑफ जी 81 in these are 25 tons of Z81 inventory in at the moment। अभी उस मूवमेंट के ऊपर ये ZX81 एक प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। ये आप प्रोडक्ट ए भी इसको बोल सकते हो, प्रोडक्ट ए ये एक प्रोडक्ट का नाम है, जिसके लिए 50 टन मटेरियल चाहिए और 25 टन ऑलरेडी इन द स्टॉक है एट द मोमेंट, विच वर बॉट। जब वर की बात आ जाती है और बॉट आ जाता है तो इट मीन्स इट्स अ पास्ट थिंग, वो पास्ट है, इसको तो हम बोलेंगे संक। इसको तो हमने 200 को तो बिल्कुल कंसिडर नहीं करना। पर टन, द कंपनी नो लॉन्गर हैज यूज फॉर मटीरियल ZX81। मतलब उस मटेरियल का कंपनी के अंदर कोई यूज नहीं है। द करंटली परचेज प्राइस, करंट परचेज प्राइस इज रेलिवेंट, अभी जो उसकी परचेज प्राइस है वो रेलिवेंट होती है। एंड द मेटल कुड डिस्पोज फॉर, अगर उसको हम डिस्पोज करते हैं तो वो हमें 150 पर टन का स्क्रैप प्रोसीड करेगा। तो जाहिर है अगर हमने अभी पीछे क्वेश्चन किए तो प्रोसीड तो हमारे लिए रेलिवेंट होती है। व्हाट कुड बी द कॉज,
should what cost should be the charge न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ZX81 के अंदर कितनी कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इन स्टॉक जो इन्वेंट्री है 25 टन, 25 टन को हम सेल कर सकते हैं, कितने में सेल कर सकते हैं? 25 टन को $150 में हम सेल कर सकते हैं। 25 टन को अगर मैं 150 टन में सेल कर सकती हूँ, ये मेरे पास सेल आ जाएगा। सेल कितने में होगी? एक मिनट, 150 मल्टीप्लाई बाय 25 टन, तो ये आ जाएगा 3750। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद हमें आ, जो 25 टन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं, वो हमारे पास करंटली परचेज कितने पे हो रहे हैं? 50 रिक्वायर है। अब देखो 50 रिक्वायर है और वो मटेरियल रेगुलरली यूज नहीं है, उसका अदर यूज नहीं है। अगर वो रेगुलरली यूज, किसी भी मटेरियल के साथ अगर रेगुलरली यूज लिखा हुआ है तो वो बेशक उसके जितने भी टन स्टोर में पड़े हुए हों हमें सारा खरीदना पड़ता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि 50 टन रेगुलरली यूज है तो मैं 50 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेती 210 से कि वो सारा हमने खरीदना है। बट इट्स नॉट रेगुलरली यूज, तो हमें सिर्फ 25 टन और खरीदना है। हमें सिर्फ 25 टन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 25 टन और खरीदना है। और कितने पे खरीदना है? करंट परचेज प्राइस इज 210, तो ये कितना आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 210, ये आ जाएगा 5250। ठीक है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो प्राइस आएगी वो कितनी आएगी? इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। एक ये भी रेलिवेंट है और ये भी रेलिवेंट है क्योंकि वो भी हमने खरीदना है। तो 0 0 टू, ओके, 0, देन 9,000 हमारी रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी। आगे अब ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आ मशीन माइनिंग ऑपरेटिंग यूजेस स्किल्ड लेबर आर 4 पर आवर, ये अब आपका होमवर्क है, जो एक दो क्वेश्चन आपका रह गया है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7B 8B, आपने इनको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। अगर आपको कोई इशू आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको उसका आंसर करूंगी। ओके।